नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कैदी। घंटी बजते ही दरवाजे खोल दिए गए थे। डॉक्टर प्रभास चुपचाप बाहर निकल गए। सबकी तरह उनके हाथों में भी फावड़ा टोकरी थमा दिए गए थे। प्रभास ने हैरत से अपने हाथों को देखा, जिनमें कल तक सिरिंज और ऑपरेशन के पतले नाजुक औजार होते थे, अब उनमें फावड़ा और कुदाल थमा दी गई है। क्यों डॉक्टर साहब, उठा तो पा रहे हो ना? एक कैदी ने मस्करी की। सभी कैदियों को एक बड़ी चट्टान पर पहुंचा दिया गया और कहा गया कि यहाँ की चट्टानों को तोड़ना शुरू करो। यह सुनकर प्रभास के पूरे शरीर में सहर सी दौड़ गई। यह क्या हो गया मुझसे? कुछ भी बुरा करते समय आखिर ऐसे अंजाम के बारे में हम क्यों नहीं सोच पाते हैं? प्रभास मन ही मन अपने उस अतीत के लिए तड़प उठे, जिसकी वजह से आज वह जेल की सजा काट रहे हैं। अब कुछ हो भी नहीं सकता था। इतनी भारी भरकम कुदाल उठाकर पत्थर तोड़ना आसान नहीं था। डॉक्टर प्रभास बहुत जल्दी थक गए। पहले पत्थर तोड़ना, फिर उन्हें फावड़े की मदद से तसले में भरना। एक दो तसले में ही उनकी सांस फूल गई थी। काम रोककर वहीं पत्थर पर बैठकर वे सुस्ताने लगे। हीरालाल ने दूर से देखा और अपना काम रोककर वहां आ गया और कहा, क्यों, थक गए? डॉक्टर प्रभास चुप रहे। हीरालाल ने पूछा, क्यों मारा था अपनी पत्नी को? मैंने नहीं मारा उसे। तो मरवाया होगा, हीरालाल ने व्यंग से कहा। डॉक्टर चुप रहे। बहुत सुंदर होगी वह जिसके लिए तुमने अपनी पत्नी को मरवाया, हीरालाल शरारत से बोला। तभी एक सिपाही का कड़कदार स्वर गूंज उठा, क्या हो रहा है? एक दिन आए हुए नहीं हुआ कि काम चोरी शुरू हो गई, और दोनों पर एक एक बेत मारकर तुरंत काम करने का आदेश दिया। बेत लगते ही दर्द से तड़प उठे डॉक्टर अपनी हैसियत और हालात पर सोचकर उनकी आंखें भर आईं। चुपचाप डॉक्टर ने कुदाल उठा ली और काम में जुट गए। जैसे तैसे शाम हुई। सभी कैदी अपनी अपनी कोठरी में पहुंचा दिए गए। अपनी कोठरी में लेटे लेटे डॉक्टर सुभाष बार बार आंखें झपकाने की कोशिश कर रहे थे, पर गंदी गलन भरी जगह और नीचे छत देखकर लग रहा था जैसे वह अभी सिर पर टपकने ही वाली है। 2 दिन पहले एक रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने आई थी। उसने प्रश्न किया था, अपने प्यार को पाने के लिए क्या पत्नी का कत्ल जरूरी था? आप तलाक भी तो ले सकते थे। काश वे उत्तर दे पाते कि इतने बड़े बड़े बच्चों की माँ और अमीर बाप की उस बेटी को तलाक देना कितना कठिन था। प्रभास जिस साल डॉक्टर की डिग्री लेकर घर पहुंचे थे, उसी साल 6 माह के भीतर ही प्राची पत्नी बनकर उनके जीवन में आ गई थी। प्राची बहुत सुंदर तो नहीं थी, पर आकर्षक जरूर थी। बड़े बाप की इकलौती संतान थी। उसके पिता ने प्रभास के लिए नर्सिंग होम बनवाने का केवल वादा ही नहीं किया, बल्कि टीके की रस्म होते ही वह हकीकत में बनने भी लगा था। माता पिता बहुत गदगद थे। प्रभास भी नए जीवन के रोमांचक पलों को भरपूर सहेज रहे थे। जैसे जैसे डॉक्टर प्रभास अपने नर्सिंग होम में व्यस्त होने लगे और बिना अपने बच्चों में तो पति पत्नी के बीच की मधुरता धूमिल हो चली। प्राची के तेवर बदलते तो मुंह से अब कड़क स्वर निकलने लगे। उसे हर पल याद रहने लगा कि वह एक अमीर पिता की संतान है और वारिस भी। इसलिए घर में उसकी पूछ कुछ अधिक होनी चाहिए। इसलिए उसकी शिकायतें भी बढ़ने लगी। प्रभास जैसे जैसे पत्नी प्राची से दूर हो रहे, वैसे वैसे वे नर्सिंग होम और अपने मरीजों में खोते जा रहे थे। जीवन में तनिक भी मिठास नहीं बची थी। दवाओं की गंध में फूलों से प्यारे जीवन के क्षण खो गए थे। याद करते करते जाने कब डॉक्टर प्रभास को नींद ने आ घेरा। खाने की थाली लेकर जब डॉक्टर प्रभास कैदियों की लाइन में लगते, तो अपने नर्सिंग होम पर लगी मरीजों की लाइन उन्हें याद आने लगती। वह लाइन शहर में उनकी लोकप्रियता का एहसास कराती थी, जबकि यह लाइन किसी भिखारी का एहसास लाती है। डॉक्टर प्रभास को उस पत्रकार महिला का प्रश्न याद आ गया। क्या सचमुच समस्या इतनी बड़ी थी? क्या और कोई राह नहीं थी? खाना खाते समय लगभग वे रोते रहते। अपने घर की वह शानदार डाइनिंग टेबल उन्हें याद आने लगती। बस वही तो कुछ पल थे जिनमें पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। हालांकि
यह नियम भी प्राची ने ही बनाया था। प्राची का नाम वह चेहरा दिमाग में आते ही डॉक्टर प्रभास फिर पुरानी यादों में खो से गए। उस साल बड़ा बेटा पुनीत इंजीनियरिंग पढ़ने आईआईटी रुड़की गया था और छोटा भी मेडिकल के लिए चुन लिया गया था। इधर नर्सिंग होम में पहले से और अधिक काम बढ़ गया तो डॉक्टर प्रभास दोपहर में घर कम आने लगे। रोज की तरह उस दिन भी घर से उनका टिफिन नर्सिंग होम आ गया था और उनके सामने प्लेट रखकर चपरासी ने सलाद निकाला ही था, तभी तीव्र सुगंध का झोंका लिए एक 30 वर्षीय युवती ने कमरे में प्रवेश किया। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया। डॉक्टर प्रभास ने गर्दन उठाई तो आंखें खुली की खुली रह गई। मन में ख्याल आया कि किसी किसी को कितना सौंदर्य कहाँ से मिल जाता है। सर, मैं डॉक्टर सुहानी, मुझे आपके पास डॉक्टर रावत ने भेजा है कि तुरंत आपसे मिलूं। एक सांस में बोलकर युवती अपने माथे का पसीना पोंछने लगी। प्रभास मुस्कुरा दिए। आइए बैठिए। नो सर, आप कहें तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नर्वस क्यों हो रही हैं डॉक्टर, आप बैठिए। सुभाष ने खड़े होकर सामने वाली कुर्सी की ओर संकेत किया। सुहानी डरती हुई कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर प्रभास ने चपरासी को इशारा किया तो उसने दूसरी प्लेट सुहानी की तरफ रख दी। नो सर, मैं दोपहर में पूरा खाना नहीं खाती हूँ। आप सलाद लीजिए। उनके इतने अनुरोध की मर्यादा रखते हुए सुहानी ने थोड़ा सा सलाद अपनी प्लेट में रख लिया। डॉक्टर प्रभास उसके सौंदर्य को देखते हुए मुस्कुराकर बोले, आज मेरी समझ में आया कि कैसे केवल सलाद खाकर सुंदरता बनाए रखती हैं। सुहानी ने संकोच से देखा और बोली, ओके डॉक्टर। प्रभास ने कांटे में पनीर का एक टुकड़ा फंसाकर मुंह में रख लिया और बोले, आप यहाँ मेरी सहायक के रूप में काम करेंगी। अभी थोड़ी देर में सुंदर आपको केबिन दिखा देगा। उस दिन के बाद डॉक्टर प्रभास का हर दिन सुहाना होता गया। सुहानी केवल सौंदर्य की ही नहीं, मन की भी सुंदर थी। उसके मीठे बोल डॉक्टर प्रभास में स्फूर्ति भर देते थे। यह काम की नजदीकियां कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। अब तक घर का पूरा उत्तरदायित्व वे अच्छी तरह पूरा कर रहे थे, पर पहले की तरह अब घर पर दुखी भी होते तो सुहानी की यादें उनकी आंखों में घुली मिली रहती। उन दिनों प्राची कुछ अधिक ही चिड़चिड़ी होती जा रही थी। शायद इसकी वजह यह थी कि बच्चों के जाने के बाद प्रभास भी उससे दूर हो गए थे और बढ़ती दूरी के चलते उसको अपने पति प्रभास पर शक हो गया था। एक रात प्राची ने पूछ ही लिया, आजकल कुछ ज्यादा ही महकने लगे हो, क्या बात है? डॉक्टर प्रभास चौंक पड़े। ये क्या बेसिर पैर की बातें कर रही हो? अब उम्र महकने की तो रही नहीं मेरी। देखो प्राची, रात दिन दवाओं की खुशबू सूंघते सूंघते जी खराब होने लगता है, तो कभी कभी सेंट छिड़क लेता हूँ। बहुत संभव है कि कभी ज़्यादा सेंट छिड़क लिया होगा। प्रभास ने सफाई दी। लेकिन धीरे धीरे प्राची की शिकायतों और डॉक्टर प्रभास की सफाई का सिलसिला बढ़ गया। नर्सिंग होम में प्राची के बहुत सारे अपने आदमी भी थे जो तरह तरह की रिपोर्ट देते रहते थे। तुम्हारे इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, कल को उनकी शादी होगी, बुढ़ापे में इश्क फरमाते हो, कुछ तो शर्म करो। प्राची क्रोध में उन्हें सुनाती। प्रभास ने उन दिनों चुप रहने की ठान ली थी, इसलिए प्राची का पारा अधिक गर्म होता जा रहा था। रोज रोज की चिक चिक से तंग आकर आखिर एक दिन प्रभास के मुख से निकल ही गया कि हाँ, मैं सुहानी से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। डॉक्टर प्रभास को जेल की यातना सहते महीनों बीत चुके थे, लेकिन घर से मिलने कोई नहीं आया था। वे बच्चे भी नहीं जो उनके ही अंश थे और जिनको उन्होंने अपना नाम दिया। ऐसा नहीं कि बच्चे उन्हें प्यार नहीं करते थे, पर माँ तो माँ होती है। माँ की हत्या ने उन्हें बच्चों की नज़रों में एक अपराधी बना दिया, माँ का हत्यारा साबित कर दिया था। पर क्या इस हादसे के लिए वे अकेले ही उत्तरदायी हैं? बच्चे क्या जानते हैं कि प्राची सुहानी को लेकर कितनी हिंसक हो उठी थी। एक दिन गुस्से में उसने कहा भी था, अगर आप सोचते हैं कि मैं आपको तलाक दे दूंगी और आप मज़े से उससे शादी कर लेंगे, तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैं उस बाप की बेटी हूँ
जो अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरे एक इशारे पर आपकी वह प्रेमिका कहाँ गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे जैसे प्राची की धमकियां बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे प्रवास की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। वह अच्छी तरह जानता था इस आयु में बड़े बड़े बच्चों के सामने पत्नी को तलाक देना या दूसरा विवाह करना उनके लिए आसान नहीं होगा। पर सुहानी को प्राची सताए यह भी उन्हें स्वीकार नहीं था। उन्होंने सुहानी से कहा कि वह जितनी जल्दी हो सके यहाँ से लंबे समय के लिए कहीं दूर चली जाए। अगले दिन सुहानी को नर्सिंग होम में न देखकर प्राची बोली, भगा दिया ना उसे? क्या मैं उसे खोज नहीं सकती? मैं उसे पाताल से भी खोज कर ढूंढ निकालूंगी और अपने रास्ते से हटा दूंगी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? इतनी नफरत किसी से क्यों? गुस्से में डॉक्टर प्रभास ने कहा, क्या इस उम्र में मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ? प्यार तो कर ही रहे हो ना इस उम्र में? नहीं, तुम्हें किसी ने गलत खबर दी है। मैंने स्वयं आपका पीछा करके अपनी आंखों से आप दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखा है। डॉक्टर स्तब्ध थे। कितनी तेज है यह औरत? घबराकर कहा, अपने बच्चों को भी तो हम किसी बात पर प्यार कर लेते हैं। शर्म नहीं आती तुमको इतना झूठ बोलते हुए? प्राची के अंदर का गुस्सा बुरी तरह उफन रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि प्राची के पिता के आदमी उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे। शायद हत्या की सुपारी लेने वाला आपका काम ना कर पाता। जो कुछ भी हुआ सोची समझी योजना का हिस्सा नहीं था। वह सब कुछ केवल सुहानी को बचाने की जिद में हो गया। शायद उनसे बचकानी हरकत हो गई। इतनी बड़ी बात को गंभीरता से नहीं लिया और नतीजे के बारे में भी नहीं सोचा। उन्हें लगा कि प्राची सुहानी के घर की तरफ ही जा रही है और बिना समय गवाए उन्होंने प्राची पर गोली चला दी। सुहानी तो बच गई मगर प्राची के पिता का कुछ भरोसा नहीं। केवल उन्हें सलाखों के पीछे भेजकर वे संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। प्रवास के जीवन से तो सब कुछ छिन गया, पत्नी भी और प्रेमिका भी। वह 15 अगस्त का दिन था। सभी कैदियों को सुबह झंडा फहराने राष्ट्रगान गाना था। फिर सबको बूंदी के लड्डू दिए गए थे। प्रवास अपना लड्डू खाने का प्रयत्न ही कर रहे थे कि हीरालाल ने जल्दी से आकर उनके कान में कहा, अभी अभी इंस्पेक्टर के कमरे से सुनकर आया हूँ। कह रहे थे कि डॉक्टर की प्रेमिका का पता चल गया है। बहुत जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या? उनके हाथ से लड्डू छिटक गया। हीरालाल ने झट से लड्डू उठा लिया और बोला, डॉक्टर मुझे पता है कि अब तुम इस लड्डू को नहीं खाओगे। डॉक्टर हो ना, जमीन पर गिरा लड्डू कैसे खा सकते हो? उसने वह लड्डू भी खा लिया। प्रवास बहुत व्याकुल हो उठे थे। वे समझ गए थे कि यह सब प्राची के पिता ने ही करवाया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हीरा ने कहा, यह क्या डॉक्टर साहब, आप इतने कमजोर दिल के हैं? फिर भला दूसरे के दिल का ऑपरेशन कैसे करते थे? डॉक्टर ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हीरा, सबको अपने अंत का पता होता है, फिर भी हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो जाती है? आप शरीफ इंसान हैं, इसलिए सब कुछ शराफत के दायरे में करने की कोशिश की। काश आप भी शातिर खिलाड़ी होते तो आज पकड़ा कोई और जाता और आप अपनी सुहानी के साथ हनीमून मना रहे होते। प्रवास ने चौंककर हीरालाल को देखा और बोले, क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ डॉक्टर। आज मैं जिस कत्ल की सजा भोग रहा हूँ उस व्यक्ति को मैंने कभी देखा ही नहीं। उसका हत्यारा बहुत शातिर और धनवान था। मुझे उलझाकर खुद मजे से घूम रहा है। डॉक्टर ठगे से खड़े रह गए। डॉक्टर, सच तो यह है कि इतने वर्षों में इस जेल के अंदर रह करके मैंने यहाँ के गुण सीख लिए हैं। अगर एक बार यहाँ से भागने का अवसर मिला तो उस व्यक्ति की हत्या करके सच में हत्यारा बन जाऊंगा। डॉक्टर प्रभास अपनी सोच में डूबे हुए थे। धीरे से बुदबुदा रहे थे, इससे तो अच्छा है कि मुझे फांसी हो जाती। इतना कहने के साथ ही उन्होंने कसकर अपनी छाती को दबाया और कराह उठे। उनका हृदय दर्द से तड़प रहा था। हीरा चिल्ला उठा, डॉक्टर! डॉक्टर धीरे धीरे धरती पर गिरकर तड़पने लगे। हलचल होती देख अधिकारी वहां आ गए थे।
डॉक्टर को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। हीरा भागकर वहां पहुंचा और झुककर डॉक्टर के कान में कहने की चेष्टा की कि वहां से भाग जाना, पर प्रभास बेसुध हो चुके थे। हीरा उन्हें जाता देखता रहा। प्रभास की बंद आंखों के सामने बहुत से चेहरे घूम रहे थे। तुम पागल हो गए हो उस बेटी समान लड़की के लिए। प्राची के पुराने स्वर डॉक्टर को बेहोशी में भी सुनाई दे रहे थे। फिर सब कुछ डूबने लगा। आवाज, सांसें और पुरानी यादें। उस धुंधली छाया में बस एक छवि अटकी थी, सुहानी सुहानी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।